हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना संगणक का सिलेबस। संगणक में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो मैक्सिमम पार्ट है जिसमें 5 यूनिट्स हैं, वो है स्टैटिस्टिक्स का। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, सांख्यिकी को पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के तो वैसे अवेयर होते हैं, साइंस और आर्ट्स के लोग स्टेटिस्टिक्स से, सांख्यिकी से थोड़े कम अवेयर होते हैं। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको स्टेटिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्या, सांख्यिकी को, स्टेटिस्टिक्स को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सिर्फ संगणक का ही नहीं, अगर संगणक के अलावा मैं बात करूं, अगर आप लोग फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप लोग नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो भी ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, सांख्यिकी को। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं सांख्यिकी की, तो सबसे पहले सांख्यिकी वर्ड आया कहां से, फ्रॉम वेयर द वर्ड स्टेटिस्टिक्स कम्स। ठीक है, द वर्ड स्टेटिस्टिक्स जो है वो कहां से आया है, सांख्यिकी की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो जब भी हम बात करते हैं सांख्यिकी या स्टेटिस्टिक्स की, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति, मींस एमरजेंस। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं मेरे साथ, वो नोट करेंगे, हिंदी मीडियम के भी मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे, इंग्लिश मीडियम के भी मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे। लिखने से चीजें याद होती है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। नोट्स बनाने की थोड़ी सी आदत तो आपको डालनी पड़ेगी। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति, मींस इमरजेंस ऑफ वर्ड स्टेटिस्टिक्स। कौन सा वर्ड, स्टेटिस्टिक्स वर्ड आया कहां से। तो ये जो स्टेटिस्टिक्स वर्ड है, इसकी उत्पत्ति अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग वर्ड से हुई है। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों से स्टेटिस्टिक्स वर्ड बना है। कौन कौन सी अलग अलग भाषा है, अगर मैं बात करता हूं अंग्रेजी भाषा, मींस इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड था वो कौन सा है, स्टेट, STATE, स्टेट वर्ड से स्टेटिस्टिक्स बना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किसकी, लैटिन भाषा, मींस लैटिन वर्ड, तो लैटिन वर्ड कौन सा है, स्टेटस, STATUS, स्टेटस वर्ड से स्टेटिस्टिक्स वर्ड बना है। रोमन लैंग्वेज की अगर बात करता हूं, कौन सी, रोमन भाषा या रोमन लैंग्वेज, तो रोमन लैंग्वेज में स्टेटो, STATO, स्टेटो वर्ड से स्टेटिस्टिक्स वर्ड बना है। अगर मैं बात करता हूं जर्मन भाषा की, मींस कौन सी लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, तो जर्मन लैंग्वेज में जो वर्ड है स्टेटिस्टिक्स का, वो कौन सा है, स्टेटिस्टिक, STATISTIK, इस वर्ड से स्टेटिस्टिक्स वर्ड बना है। तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है, अक्सर MCQs में पूछते हैं। कैसा क्वेश्चन आता है, आपको ये पूछते हैं स्टेटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति कौन सी रोमन भाषा के शब्द से हुई है। द वर्ड स्टेटिस्टिक्स इमर्जेंस फ्रॉम विच रोमन लैंग्वेज वर्ड। तो उसका आंसर क्या होगा, स्टेटो। आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, स्टेट, स्टेटस, स्टेटो, स्टेटिस्टिक। तो आपको पता होना चाहिए कि रोमन लैंग्वेज का वर्ड अगर है तो वो स्टेटो है। आपको पूछ लेंगे सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति कौन सी जर्मन भाषा के शब्द से हुई है, तो वो जो जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है वो कौन सा है, वो है स्टेटिस्टिक। तो सांख्यिकी जो वर्ड है स्टेटिस्टिक्स वर्ड, स्टेटिस्टिक वर्ड एमर्ज फ्रॉम जर्मन वर्ड स्टेटिस्टिक। स्टेटिस्टिक से हमने क्या बना दिया, स्टेटिस्टिक्स वर्ड को बनाया। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। और इसके अलावा इटालियन, अगर मैं बात करता हूं इटालियन लैंग्वेज की, किसकी बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं इटालियन लैंग्वेज की, तो इटालियन लैंग्वेज में भी जो सांख्यिकी वर्ड है वो कहां से आया है, वो आया है स्टेटिस्टा वर्ड से। याद रहेगा, कौन सी लैंग्वेज के वर्ड से स्टेटिस्टिक्स वर्ड बना है, सांख्यिकी शब्द। तो ये 5 तरीके की लैंग्वेज मैंने आपको बताई, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अंग्रेजी भाषा का कौन सा होगा, इंग्लिश का स्टेट होगा। लैटिन भाषा का कौन सा होगा, स्टेटस। रोमन भाषा का कौन सा होगा, स्टेटो। जर्मन भाषा का होगा स्टेटिस्टिक। और इटालियन भाषा का कौन सा होगा, स्टेटिस्टा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है जो मैंने आपके जनरल नॉलेज के लिए ऐड किया है, स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड। क्या सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, तो सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, 1749। याद रखना,
1749 में 1749 में सबसे पहले इस सांख्यिकी या स्टेटिस्टिक्स वर्ड का यूज किया गया। और किसने किया इस वर्ड का यूज किया? जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ मैथमेटिक्स कौन था, कहाँ का? जर्मनी का, जिसका क्या नाम है? इसका नाम है गॉटफ्राइड अकेनवॉल। याद रखना क्या नाम है इसका? गॉटफ्राइड अकेनवॉल। गॉटफ्राइड अकेनवॉल के द्वारा 1749 में इन 1749 द वर्ड स्टेटिस्टिक्स यूज फर्स्ट टाइम, पहली बार सांख्यिकी शब्द का उपयोग किया गया। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एज अ जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि स्टेटिस्टिक्स जो वर्ड है वो आया कहाँ से। ठीक है, अब हम जा रहे हैं किसमें? अब हम जा रहे हैं मीनिंग में, कि भाई ये जो सांख्यिकी है ये सांख्यिकी होता क्या है, सांख्यिकी का अर्थ क्या है। तो देखो सिंपल सी चीज है, जब मैं बात करता हूं सांख्यिकी की तो इसमें एक वर्ड हिडन है। वो वर्ड जो हिडन है वो क्या है? वो वर्ड हिडन है संख्या का, मीन्स जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं नंबर्स। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बोल रहा हूं, व्हेन वी रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन नंबर्स, जब हम किसी भी चीज को संख्याओं में व्यक्त कर देते हैं तो वो हो जाता है सांख्यिकी, वो हो जाता है स्टेटिस्टिक्स। तो पूरा जो स्टेटिस्टिक्स है वो क्या है? वो नंबरों का खेल है, वहां पे सिर्फ संख्याएं ही पढ़ी जाती है। तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं कि व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स, तो आप बोलोगे व्हेन वी रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन नंबर्स इट इज कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स। जब हम चीजों को संख्याओं में व्यक्त करते हैं तो वो सांख्यिकी कहलाता है। लेकिन जब हम इसके ब्रॉड टर्म में जाते हैं, हम सांख्यिकी के नॉर्मल मीनिंग को छोड़ के बेसिक में जाते हैं और अच्छे से सांख्यिकी को समझते हैं, तो ध्यान रखना सांख्यिकी के टोटल दो अर्थ निकलते हैं। मीन्स सांख्यिकी को दो तरीके से पढ़ा जाता है। क्या? सांख्यिकी का जो अर्थ है, क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ स्टेटिस्टिक्स को। क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ स्टेटिस्टिक्स को। तो जब भी सांख्यिकी के अर्थ को समझा जाता है तो दो तरीके से पढ़ते हैं, बहुवचन के रूप में और एक वचन के रूप में। मीन्स स्टेटिस्टिक्स एज प्लूरल सेंस। याद रखना, स्टेटिस्टिक्स एज प्लूरल सेंस और स्टेटिस्टिक्स एज सिंगुलर सेंस। क्लियर? जो इंग्लिश मीडियम के हैं मेरे साथ याद रखना, स्टेटिस्टिक्स को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, स्टेटिस्टिक्स एज प्लूरल सेंस और स्टेटिस्टिक्स एज सिंगुलर सेंस। मीन्स सांख्यिकी बहुवचन के रूप में और सांख्यिकी एक वचन के रूप में। जब हम स्टेट्स को एज अ प्लूरल सेंस पढ़ते हैं तो स्टेट क्या होता है? तथ्यों को समंक में, तथ्यों को समंकों में व्यक्त करना। ध्यान रखना, when we represent facts as data, when we represent fact as data, जब हम क्या करते हैं? तथ्यों को, फैक्ट्स को समंकों में व्यक्त करते हैं, डेटाज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो जाता है क्या? स्टेटिस्टिक्स। लेकिन किस सेंस में? वो होता है एज अ प्लूरल सेंस। याद रहेगा। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सर ये समंक या डेटा क्या होते हैं? सर ये भी हमने नहीं पढ़ा। देखो कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई तो वो होती है इंफॉर्मेशन, तो एक तरीके की सूचना। जब आप उस सूचना को सही क्रम में या व्यवस्थित रूप से जमा देते हैं तो वो डेटा बन जाता है। ठीक है, याद रहेगा, व्हेन वी अरेंज इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमेटिक मैनर इट इज कॉल्ड डेटा। जो भी मैं बोल रहा हूं आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, डेटा या समंक क्या होते हैं? तो समंक होता है जब हम सूचनाओं को एक व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर देते हैं तो वो समंक बन जाते हैं। व्हेन वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड अरेंज द इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली इट क्रिएट अ डेटा, ये एक डेटा बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक क्लास में 60 स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैंने उनके नाम हर कैसे ही लिख रखे हैं, ना उनको रोल नंबर से अरेंज कर रखा है, ना मैंने उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, तो वो तो इन्फॉर्मेशन है कि भाई क्लास में कितने बच्चे हैं, तो भाई 60 बच्चे हैं। कौन 60 स्टूडेंट? तो ये 60 स्टूडेंट, ये नाम लिख रखे हैं मैंने लिस्ट में। लेकिन जब मैं उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में सिस्टमेटिक अरेंज कर दूंगा तो वो हो जाएगा मेरा डेटा। फिर मैं बोलूंगा कि भाई इस क्लास का डेटा लाना, तो इस क्लास का डेटा मतलब क्या है? 60 स्टूडेंट्स का जो लिस्ट है वो सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने आ रही है, तो वो हो गया डेटा। क्लियर? तो क्या होता है ध्यान रखना, बहुवचन के रूप में अगर सांख्यिकी को पढ़ा जाता है तो तथ्यों को समंक में व्यक्त करना, व्हेन वी रिप्रेजेंट फैक्ट्स एज अ डेटा, तो वो क्या कहलाता है? स्टेटिस्टिक्स कहलाता है।
लेकिन जब हम स्टेटिस्टिक्स को एक वचन या एज अ सिंगुलर नाउन पढ़ते हैं तो क्या होता है, तथ्यों को प्रक्रिया में व्यक्त करना या विधियां, ठीक है। व्हेन वी रिप्रेजेंट फैक्ट एज अ प्रोसेस, व्हेन वी रिप्रेजेंट फैक्ट एज अ प्रोसेस और एज अ मेथड, when we represent fact as a process और as a method, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है statistics in singular sense। क्लियर, सांख्यिकी को एक वचन के रूप में व्यक्त करना। तो इसके ऊपर स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको पूछेंगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ए और बी दो कथन दे देंगे। फिर आपको पूछेंगे केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, ए व बी दोनों सत्य हैं, ए व बी दोनों असत्य हैं। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो स्टेटमेंट समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीप में, बेसिक में चीजों को समझना पड़ेगा। क्लियर, तो याद रखना जब भी हम सांख्यिकी के अर्थ को पढ़ते हैं तो दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं एज अ सिंगुलर सेंस, एज अ प्लूरल सेंस, मींस बहुवचन के रूप में पढ़ते हैं प्लूरल सेंस में, और एक वचन के रूप में पढ़ते हैं सिंगुलर सेंस में। जब हम बहुवचन के रूप में पढ़ते हैं तो सांख्यिकी क्या होता है, जब हम तथ्यों को समंक में व्यक्त कर दें, व्हेन वी रिप्रेजेंट डेटा, उसको क्या बोलते हैं, स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं इन अ प्लूरल सेंस। और व्हेन वी रिप्रेजेंट फैक्ट एज अ प्रोसेस और मेथड, जब हम विधियों को या प्रक्रिया को समझते हैं तो वो हो जाता है सांख्यिकी एक वचन के रूप में। अब मैं इनके और डीप में जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सांख्यिकी बहुवचन के रूप में क्या होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा सांख्यिकी एक वचन के रूप में क्या होती है। स्टेट एज अ प्लूरल सेंस, स्टेटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस। चलो देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आया क्या, सांख्यिकी बहुवचन के रूप में। याद रखना सांख्यिकी बहुवचन के रूप में मीन्स स्टेटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस, एज अ प्लूरल सेंस। क्या होती है सांख्यिकी, तथ्यों को समंक में व्यक्त करना। तथ्यों को समंक में व्यक्त करना मीन्स रिप्रेजेंट फैक्ट एज डेटा, when we represent fact as a data। डेटा क्या होता है, मैंने आपको बताया, डेटा मीन समंक क्या होते हैं, सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से जमा देना आपका डेटा या समंक बन जाता है। जबकि वो अगर नहीं जमा होगा सिस्टमेटिक तो वो सिर्फ क्या होती है, एक रॉ इंफॉर्मेशन होती है, एक सूचना होती है जो हमको मिली है। क्लियर। अब देखो जब भी मैं बात करता हूँ सांख्यिकी बहुवचन के रूप में, स्टेट एज अ प्लूरल सेंस, तो इसमें हमको पढ़ना होता है किसको, समंक को। समंक या सांख्यिकी की विशेषताएं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स किसके, ऑफ डेटा या स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये दोनों क्यों लिख रहा हूं, डेटा या स्टेटिस्टिक्स दोनों की विशेषताएं। क्यों दोनों की, क्योंकि जब हम सांख्यिकी को किसमें पढ़ते हैं, बहुवचन के रूप में, प्लूरल सेंस में पढ़ते हैं, तो सांख्यिकी होता ही क्या है, सूचनाओं को समंक के रूप में व्यक्त कर दो, तथ्यों को समंक के रूप में व्यक्त कर दो। व्हेन वी रिप्रेजेंट फैक्ट इनटू डेटा, तो जो सांख्यिकी है वो क्या हुई, आपके लिए डेटाज हुए। तो जो डेटाज हैं उसके क्या फीचर्स होते हैं या स्टेट्स के क्या फीचर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही आपको बताएगा कि सांख्यिकी का वास्तव में अर्थ है क्या। पहले तो मैंने आपको बताया कि सांख्यिकी क्या होती है, व्हेन वी रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन नंबर्स, जब चीजों को संख्याओं में व्यक्त कर दो तो वो सांख्यिकी होती है। लेकिन अब हम सही तरीके से समझने जाते हैं कि सांख्यिकी है क्या, ये स्टेटिस्टिक्स है क्या। देखो क्या क्या विशेषता होती है, बहुत अच्छे से समझना। पहली होती है तथ्यों का समूह होता है। ठीक है, तथ्यों का समूह मतलब क्या है, तथ्यों का समूह मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होता है हमेशा सांख्यिकी, या इसको एग्रीगेट ऑफ फैक्ट भी बोल सकते हैं। याद रखना क्या होती है सांख्यिकी, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट कैसे, फॉर मैं एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इन ए स्कूल 1000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो वो तो क्या हुआ, एक नंबर हुआ कि एक स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, तो ये सांख्यिकी नहीं होती है। सांख्यिकी क्या होगी, तथ्यों का समूह होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं इन ए स्कूल साइंस में पढ़ते हैं कितने 300 स्टूडेंट, कॉमर्स में पढ़ते हैं कितने
500 स्टूडेंट्स। और आर्ट्स में कितने पढ़ते हैं बताओ जल्दी, कितने बच्चे आर्ट्स में पढ़ते हैं? 200 स्टूडेंट। टोटल एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये एक क्या हुई? ये हुई एक स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी हुई। याद रहेगा, सांख्यिकी हमेशा क्या होती है? सांख्यिकी होती है तथ्यों का समूह, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट या ग्रुप ऑफ फैक्ट। अ सिंगल नंबर कैन नेवर रिप्रेजेंट एज अ स्टेटिस्टिक्स। एक साधारण, एक सिंगल नंबर, एक ही संख्या कभी भी सांख्यिकी नहीं होती है। एक स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, ये सांख्यिकी नहीं होता। एक स्कूल में 300 बच्चे साइंस में पढ़ते हैं, 500 बच्चे कॉमर्स में पढ़ते हैं, 200 बच्चे आर्ट्स में पढ़ते हैं, ये एक स्टेटिस्टिक्स होता है। याद रहेगा, स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। आपको पूछेंगे सांख्यिकी तथ्यों का समूह नहीं होता है, सही है या गलत है, या ऐसे 4 स्टेटमेंट दे देंगे और आपको बोल देंगे निम्न में से कौन सी सांख्यिकी की सही विशेषता नहीं है, ठीक है, विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो आपको पता तो होना चाहिए। या ऐसा एक एग्जाम्पल दे देंगे और आपको पूछेंगे विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। निम्न उदाहरण में सांख्यिकी की कौन सी विशेषता का वर्णन किया गया है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि अगर इस तरीके का कोई एग्जाम्पल दे दिया, मतलब वो क्या है? मतलब वो है तथ्यों का समूह, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होती है स्टेट। सेकेंड, संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। याद रखना, ऑलवेज रिप्रेजेंट इन नंबर्स, ऑलवेज रिप्रेजेंट इन नंबर्स। सांख्यिकी में हमेशा संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। संख्याओं में कैसे? वापस एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनना। मैं बोलूंगा राम इज टॉलर देन श्याम। राम जो है वो श्याम से लंबा है। क्या ये सांख्यिकी है? नहीं सर, ये सांख्यिकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी तो पढ़ रहे हैं सांख्यिकी संख्याओं में व्यक्त होती है, नंबर की तो आपने बात करी नहीं। अगर मैं बोलता हूं द हाइट ऑफ राम इज 6 फीट एंड द हाइट ऑफ श्याम इज 5 फीट। राम की हाइट कितनी है? 6 फीट। श्याम की हाइट कितनी है? 5 फीट। इसीलिए राम श्याम से लंबा है। तो सही है। क्यों? क्योंकि मैंने किसकी बात करी? नंबर्स की बात करी। तो सांख्यिकी क्या होती है? जिसमें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। फिर थर्ड है अनेक कारणों से प्रभावित। ध्यान रखना, अनेक कारणों से प्रभावित मीन्स अफेक्टेड। ये होता है अफेक्टेड विद मल्टीपल कॉजेज। अफेक्टेड विद मल्टीपल कॉजेज। सांख्यिकी के बहुत सारे कारण होते हैं। अफेक्टेड विद मल्टीपल कॉजेज। कोई भी डेटा, कोई भी समंक आपके पास आते हैं तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। कैसे बहुत सारे रीजन होते हैं? देखना, मान लो मैं आपको बोलता हूं आपके बिजनेस की जो सेल्स है वो क्या हो रही है? डाउन जा रही है। मान लो आपके बिजनेस की जो विक्रय है, सेल्स है, वो गिर रही है। अब इसके रीजन पे जाओगे, भाई सेल्स क्यों गिर रही है? तो सेल्स गिरने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्या हो सकता है? आप एडवर्टीजमेंट अच्छे से नहीं करते, आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है। हो सकता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्लियर? हो सकता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हो सकता है आपके सेल्समैन अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, आपके जो सेल्समैन है वो सही काम नहीं करते हैं। तो स्टेट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। अनेक कारण से प्रभावित होती है हमेशा सांख्यिकी। याद रखना, क्या पढ़ रहे हैं हम? फीचर्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यूज घुमा फिरा के पूछते हैं। फैक्ट क्लियर होने चाहिए, माइंड में चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या? सबसे पहला तथ्यों का समूह होता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। सिंगल नंबर कभी स्टेटिस्टिक्स नहीं होता। सेकेंड, संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, रिप्रेजेंट इन नंबर्स। थर्ड, अनेक कारणों से प्रभावित होती है सांख्यिकी, एक चीज से प्रभावित नहीं होती है। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्स गिर रही है तो सेल्स गिरने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, आपका अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आप मोबाइल ज्यादा चलाते हो सकता है आप दूसरे कामों में ज्यादा बिजी रहते हो, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। हो सकता है आपका टारगेट स्ट्रांग नहीं है, आप अपने टारगेट से भटक जाते हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसके? आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आने के। तो अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। सेकेंड लिखा, संकलन गणना या अनुमान द्वारा किया जा सकता है। संकलन में जो डेटास होते हैं, डेटास कैन बी, ध्यान रखना, गणना या अनुमान मतलब इसको बोलते हैं एन्यूमरेटेड। क्या होता है? ध्यान रखना, एन्यूमरेटेड
एंड एस्टिमेटेड, एन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड, जो भी डेटाज हैं वो क्या होते हैं, एन्यूमरेटेड भी हो सकते हैं, एस्टिमेटेड भी हो सकते हैं। मीन्स संकलन, गणना या अनुमान द्वारा हो सकता है। एग्जाम्पल दूं वापस आपको, गणना या अनुमान का क्या एग्जाम्पल हुआ सुनना। गणना करना मतलब जिसको काउंट कर सकें, अनुमान लगाना मतलब जिसको अंदाज लगा सकें, एन्यूमरेशन मतलब होता है गणना करना, एस्टिमेशन मतलब होता है अंदाज लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं एक क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप जाओ और क्लास में काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको पता चल जाएगा क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, 8 बैठे हैं, 10 है, 20 40 50 60, जितने भी है इट कैन बी काउंटेड, इसको गिना जा सकता है, वो होती है एन्यूमरेटेड या गणना। अनुमान क्या होता है, इन अ प्राइम मिनिस्टर रैली 5 लाख पीपल गैदर्ड, एक प्राइम मिनिस्टर की रैली में 5 लाख लोग इकट्ठे हुए। अब सोचो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी बहुत फेमस हैं, बहुत लोग उनको सुनने जाते हैं, उन्होंने की सभा करी, पूरा उतना बड़ा ग्राउंड है और वो ग्राउंड पूरा खचाखच भरा हुआ है भीड़ से, तो क्या उनको काउंट किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। कैसे काउंट करोगे एक एक जनों को, तो वहां पे अंदाज लगाया जाता है भीड़ देख के, अरे यार कम से कम 4 से 5 लाख लोग तो यहाँ पे होंगे। तो वो चीज क्या हुई, वहां पे भी नंबर तो आया हमारे पास, एक संख्या तो आई कि प्राइम मिनिस्टर ने रैली करी, 5 लाख लोग इकट्ठे हुए, तो वो 5 लाख कैसे आए, वो चीज क्या हुई, वो हुई अनुमान, मीन्स एस्टिमेशन हुआ। याद रखेगा, क्या याद रखोगे, सांख्यिकी संकलन, गणना या अनुमान द्वारा किया जा सकता है स्टेट्स में। द डेटा कलेक्टेड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ एन्यूमरेशन और एस्टिमेशन, एन्यूमरेटेड भी होते हैं, एस्टिमेटेड भी होते हैं। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, यथोचित शुद्धता का स्तर होना जरूरी है। जब भी आप कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन लेके आते हो तो क्या होनी चाहिए, यथोचित शुद्धता, मतलब होता है रीजनेबल एक्यूरेसी। क्या होती है, रीजनेबल एक्यूरेसी। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम तो ठीक है मैं लिख रहा हूँ रीजनेबल एक्यूरेसी, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो तो भी इंग्लिश वर्ड आपके बहुत काम आने वाले हैं फ्यूचर में भी, ये याद रखना। यथोचित शुद्धता को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, रीजनेबल एक्यूरेसी तो समझ आ जाता है कि हाँ अगर कोई डेटाज है तो वो कम से कम एक्यूरेट तो होने चाहिए। तो सांख्यिकी में क्या जरूरी है, सांख्यिकी में एक्यूरेसी का होना जरूरी है। क्लियर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस, सांख्यिकी को बहुवचन के रूप में पढ़ रहे हैं। तो सांख्यिकी जब बहुवचन के रूप में पढ़ते हैं मतलब होता है सांख्यिकी को किसमें, समंकों में व्यक्त करना, डेटाज में रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी या समंकों की विशेषताएं क्या होती है। तो जो हमेशा डेटाज होते हैं स्टेट्स में वो क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, तथ्यों का समूह होता है, संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, अनेक कारणों से प्रभावित होता है, संकलन गणना या अनुमान द्वारा हो सकता है, और यथोचित शुद्धता का स्तर भी जरूरी होता है। और देखते हैं इसके अलावा क्या बात है, और है पूर्व निर्धारित उद्देश्य। क्लियर है, बताओ इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है, पूर्व निर्धारित उद्देश्य को बोला जाता है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव का होना जरूरी है। भाई कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही डेटा कलेक्ट नहीं किए जाते, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। जब भी हम सांख्यिकी पढ़ते हैं, स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। रिसर्च करते हैं तो उसका क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो स्टेट्स में हमेशा पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, समंकों का सुव्यवस्थित संकलन करना जरूरी है। ध्यान रखना, डेटा शुड बी सिस्टमेटिक कलेक्टेड। क्या होने चाहिए, डेटा को सिस्टमेटिक कलेक्टेड होना भी जरूरी है। सिस्टमेटिक कलेक्टेड होना मतलब अगर हम मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं और कोई भी समंक, कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो सही तरीके से कलेक्ट किए जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझको ये पता लगाना है कि एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन है, कितने सेकंड डिवीजन है, कितने थर्ड डिवीजन है, एक कॉलेज में तो 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, क्या 5,000 पे काउंटिंग की जा सकती है, बहुत मुश्किल है। तो बात यह है कि जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो एक तो होने चाहिए वो करेक्ट, रीजनेबल एक्यूरेसी का होना जरूरी है, और उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम वो डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उनको सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट किया जाना जरूरी है। अब बात यह कि सर कैसे करेंगे, आपने बोल तो दिया कि 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, मेरे को पता लगाना है कितने फर्स्ट, कितने सेकंड, कितने थर्ड, कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अंदर
कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संकलन, जो अपने कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम जब कलेक्शन ऑफ डेटा पे जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा भाई कैसे समंकों का संकलन करना है। तो आपको फिलहाल पता होना चाहिए क्या, सांख्यिकी की विशेषता में, सांख्यिकी में जो समंक होते हैं उनको सुव्यवस्थित रूप से संकलन किया जाता है। लास्ट में मैंने देखा समंक परस्पर तुलना योग्य होने जरूरी है। परस्पर तुलना योग्य, या इसको बोल सकते हैं अपन, इट शुड बी म्यूचुअली इंटर रिलेटेड। क्या बोलते हैं, इट शुड बी म्यूचुअली इंटर रिलेटेड। जो डेटाज हैं वो इंटर रिलेटेड होने जरूरी होते हैं। अब सुनना, इंटर रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, समंक परस्पर तुलना योग्य होने चाहिए। इंटर रिलेटेड का मतलब ये हुआ कि अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं तो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। कैसे, सुनना, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं प्राइस की और क्वांटिटी की। क्या प्राइस और क्वांटिटी का आपस में रिलेशन है, पढ़ा होगा शायद आपने, अगर इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो, कि प्राइस अगर है 1 2 3 4 तो क्वांटिटी क्या होती है 4 3 2 1। मीन्स अगर कोई चीज 1 रुपए की आएगी तो मैं 4 खरीदूंगा, अगर वो चीज 2 रुपए की आएगी तो मैं 3 खरीदूंगा, 3 रुपए की आएगी तो मैं 2 खरीदूंगा, 4 रुपए की आएगी तो मैं 1 खरीदूंगा। मीन्स इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। अगर कीमत क्या होती है, बढ़ती है, तो उसकी जो मांग है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। मीन्स प्राइस और क्वांटिटी आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है इंटर रिलेटेड। समंक परस्पर तुलना योग्य होने चाहिए, इसको इससे कंपेयर किया जाना पॉसिबल होना चाहिए। ध्यान रखना, जो कंपेरिजन है वो क्या होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, सुनना, हाइट, स्टूडेंट की हाइट और उसके परसेंटेज, क्या हाइट और परसेंटेज का आपस में कोई रिलेशन होता है, सुना है कभी? लंबा होगा तो उसके ज्यादा परसेंटेज बनेंगे, छोटा होगा उसके कम परसेंटेज बनेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। मींस हाइट और परसेंटेज आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं, तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटाज है वो क्या होना चाहिए, परस्पर तुलना योग्य होने चाहिए। द डेटा शुड बी म्यूचुअली इंटर रिलेटेड। क्या होने चाहिए, डेटा म्यूचुअली इंटर रिलेटेड होने चाहिए। याद रहेगा? तो ये जो हमने 8 पॉइंट पढ़े हैं, ये 8 पॉइंट किसके पढ़े बताओ जल्दी। सर याद हो गया, 8 पॉइंट हमने पढ़े हैं समंकों की या सांख्यिकी की विशेषताएं, स्टेटिस्टिक्स ऑफ, क्या सॉरी, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स को हमने पढ़ा है कि सांख्यिकी की क्या क्या विशेषताएं होती है। याद रहेगा क्या क्या विशेषताएं होती है, बताओ। विशेषता होती है, एक तो तथ्यों का समूह होता है, संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, रिप्रेजेंट इन नंबर्स, अनेक कारणों से प्रभावित होता है, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, संकलन गणना या अनुमान द्वारा हो सकता है, मींस एस्टिमेटेड और एनुमरेटेड, यथोचित शुद्धता का स्तर भी जरूरी है, रीजनेबल एक्यूरेसी शुड बी देयर, और पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए, मींस प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, समंकों का सुव्यवस्थित संकलन जरूरी है, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा, समंक परस्पर तुलना योग्य भी होने चाहिए, मींस म्यूचुअली इंटर रिलेटेड या कंपैरिजन उनका पॉसिबल होना चाहिए। तो अगर हम स्टेट्स को पढ़ते हैं एज अ प्लूरल सेंस, तो हमको पढ़ना पड़ता है स्टेटिस्टिक्स एज अ डेटा। क्लियर, याद रहेगा? अब हम पढ़ते हैं किसको, सांख्यिकी एक वचन के रूप में, मींस स्टेटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस। किसमें पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्टेटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस, सांख्यिकी एक वचन के रूप में। यस, तो अब हम पढ़ रहे हैं स्टेटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस। तो आपको याद है क्या कि मैंने आपको बताया था सांख्यिकी को 2 तरीके से पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है, एक तो एज अ प्लूरल सेंस, एज अ सिंगुलर सेंस। बताओ सिंगुलर सेंस में क्या होता है, व्हेन वी स्टडी स्टेटिस्टिक्स एज अ प्रोसेस, एज अ प्रोसेस और मेथड। जब हम सांख्यिकी को किसमें पढ़ते हैं, या तो प्रक्रिया के रूप में पढ़ते हैं सांख्यिकी को, या सांख्यिकी की विधियां पढ़ी जाती हैं विधियों के रूप में, तो वो क्या हो जाती है, वो सांख्यिकी हम एक वचन के रूप में पढ़ते हैं।
अब देखो, जब भी हम स्टेटिस्टिक्स का प्रोसेस पढ़ते हैं या सांख्यिकी को एक वचन के रूप में पढ़ते हैं, तो हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है सांख्यिकी का प्रोसेस, प्रक्रिया पढ़नी है। अच्छा, प्रक्रिया को समझने के लिए एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये प्रक्रिया क्या है। ठीक है, जो नॉन कॉमर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि इस चीज को रटने जाओगे उससे बेटर है इस चीज को समझ लो कि ये क्या होता है। और जो कॉमर्स के हैं, हालांकि मुझको लगता है उनको भी ये चीज इस तरीके से नहीं पता होगी। सुनना, एक बहुत अच्छी स्टोरी सुना रहा हूँ। मैं जब एमबीए में था, जब मैं क्या कर रहा था, जब मैंने अपनी एमबीए की पढ़ाई की, ठीक है, एमबीए की पढ़ाई में क्या होता है, एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको किसी कंपनी में इंटर्नशिप में जाना होता है। तो मान लो मैं किसी कंपनी में इंटर्नशिप में गया, ठीक है, कोई भी कंपनी है, XYZ कंपनी है, इस कंपनी में मैं इंटर्नशिप के लिए गया, ट्रेनिंग लेने के लिए गया। वहां पे मैं गया तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आप एमबीए कर रहे हो, किस में कर रहे हो? मैंने कहा मैं एमबीए कर रहा हूँ मार्केटिंग में। सुनना बहुत अच्छे से, मैं किस में एमबीए कर रहा हूँ? मैं एमबीए कर रहा हूँ मार्केटिंग में। उन्होंने कहा ठीक है, मार्केटिंग में एमबीए कर रहे हो तो आपको हम मार्केटिंग का ही काम देंगे, क्योंकि मैं तो वहाँ ट्रेनी हूँ, एज ए ट्रेनी गया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको मार्केटिंग का काम देंगे। अब मैंने पूछा कि भाई क्या काम करना है मार्केटिंग का? तो उन्होंने मुझको ये बोला है कि आपको मार्केट में रिसर्च करनी है। मैंने पूछा कि भाई क्या रिसर्च करनी है सर मार्केट में? तो उन्होंने कहा कि हमारे 3 प्रोडक्ट है। कौन कौन से? उन्होंने कहा एक तो हमारी कंपनी बनाती है चाय, ठीक है, एक हमारी कंपनी बनाती है इंसेंस स्टिक। बताओ क्या होता है? पता है इंसेंस स्टिक क्या चीज होती है? इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती। एक चाय बनाती है, एक अगरबत्ती बनाती है, और क्या होती है? और उनकी जो कंपनी है एक और प्रोडक्ट बनाती है, कौन सा? मैच बॉक्स। एक और जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है? मैच बॉक्स या फिर माचिस बनाती है। इंटरेस्टिंग नाम है थोड़े से, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक कंपनी में मैं जब एमबीए में था, तब एज ए ट्रेनी गया, तो मैं मार्केटिंग में एमबीए में हूँ। तो मैंने पूछा कि भाई क्या काम करना है? तो उन्होंने बोला कि आपको हमारे लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, क्या रिसर्च करनी है? तो उन्होंने बोला कि हम लोग 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक तो टी चाय का प्रोडक्ट बनाते हैं, एक इंसेंस स्टिक अगरबत्ती बनाते हैं, और एक मैच बॉक्स माचिस बनाते हैं। अब आपको हमारे लिए क्या करनी है? आपको मार्केट में रिसर्च करके हमको बताना है कि हमारी चाय, हमारी अगरबत्ती और हमारी माचिस बाजार में क्यों नहीं बिकती है, या अगर इसकी सेल्स डाउन जा रही है तो क्यों जा रही है। अब उन्होंने ये टास्क मुझको दे दिया, और मेरे पास कितना टाइम था? मेरे पास 3 मंथ्स का टाइम था, क्योंकि 3 महीने मेरे को क्या करनी है? 3 महीने मुझे ट्रेनिंग करनी है उस कंपनी में। तो 3 महीने के लिए उन्होंने मेरे को दे दिया ये काम कि आपको मार्केट में जाकर रिसर्च करो और ये पता लगा कि आपको बताओ कि मार्केट में कितनी चाय बिकती है, कितनी माचिस बिकती है हमारी, और कितनी अगरबत्ती बिकती है उस कंपनी की, XYZ लिमिटेड कंपनी की। अब ये तो मुझको एक बड़ा टारगेट मिल गया कि भाई मुझको ये रिसर्च करनी है, तो मैं रिसर्च कैसे करूंगा। अब सुनना, यहां से शुरू हो जाती है अपनी सांख्यिकी या स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट हो जाती है। कहां से? इस क्वेश्चन से कि मुझको पता लगाना है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं या नहीं बिकते। बिकते हैं तो क्यों बिकते हैं, नहीं बिक रहे, सेल्स डाउन जा रही है तो क्यों जा रही है। अब मैं ये पता कैसे लगाऊंगा? तो पता लगाने के लिए मुझको जाना पड़ेगा मार्केट में। मार्केट में जाऊंगा तो मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं और बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं। मीन्स बहुत सारे तो दुकानदार हैं जो उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो उन चीजों को खरीदते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत मुश्किल है कि मैं सबके ऊपर रिसर्च करूं। सुनना, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बात करता हूं उदयपुर की। क्या बात करता हूं? मान लो मैं बात कर रहा हूं उदयपुर की। उदयपुर में अगर मैं बात करता हूँ शॉपकीपर की, भाई कितने दुकानदार हैं, तो एक अंदाजा ले रहा हूं मैं, हालांकि बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मान लो 10,000 तो है कौन? उदयपुर में शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, ठीक है। और उदयपुर में 10 लाख कौन होंगे? कंज्यूमर्स होंगे, ठीक है। 10,000 दुकानदार हैं और 10 लाख क्या है? बेचने वाले हैं इन प्रोडक्ट्स को। क्या मैं एक एक के पास जाकर रिसर्च कर सकता हूँ? नहीं, मैं एक एक के पास नहीं जा सकता। तो मैंने क्या किया? मैंने उदयपुर के इन 10,000 दुकानों में से मैंने चूज कर ली कोई भी 400 दुकानें। क्या चूज करी? कि मैं 400 शॉप्स पे जाऊंगा, और ये जो 10 लाख कंज्यूमर्स हैं, इस 10 लाख में से मैंने चूज कर लिए मान लो 40,000 कंज्यूमर्स। कितने चूज कर लिए? 40,000 कंज्यूमर। हालांकि ये डेटा भी बहुत बड़ा है, फिर भी एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ
कि 400 दुकानों पे मैं जाके पूछूंगा और रिसर्च करूंगा और 40,000 कंज्यूमर्स पे मैं रिसर्च करूंगा। अब आपको पता है मैंने क्या किया, ये जो चीज है ना, इसको बोला जाता है सिंपल सी लैंग्वेज में सैंपलिंग। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सैंपलिंग, जो अपने कोर्स का पार्ट है और हम लोग पढ़ेंगे। सैंपलिंग क्या होता है? जब बहुत लार्ज पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन मीन्स क्या है? जनसंख्या नहीं है, पॉपुलेशन मतलब है आपको जिन पे रिसर्च करनी है वो आपकी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल मुझको रिसर्च किस पे करनी है? मुझको रिसर्च करनी है शॉपकीपर्स पे और कंज्यूमर्स पे। तो मेरी पॉपुलेशन क्या है? मेरी पॉपुलेशन है 10,000 शॉपकीपर्स और 10 लाख कंज्यूमर्स। ये मेरी पॉपुलेशन है। तो जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है तो एक एक को अप्रोच करना बहुत क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 10,000 दुकानों पे चला जाऊं 3 महीने में और 10 लाख कंज्यूमर्स के पास चला जाऊं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, जब पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है तो इसमें से कुछ पार्ट हमको एज अ सैंपल लेना है। हिंदी मीडियम वाले बोल रहे होंगे कि सर इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है न्यादर्श। जो सैंपल है उसको क्या बोला जाता है? न्यादर्श बोला जाता है। तो मैंने इस बड़े डेटा में से ये क्या कर दिया, सैंपल ले लिया और मैं इनके ऊपर रिसर्च करने वाला हूँ। अब बात ये कि जब मैं इन 400 दुकानों पे और 40,000 कंज्यूमर्स के पास जाऊंगा तो मैं उनसे कैसे बात करूंगा, मैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से लूंगा कि भाई आप कौन सी चाय पीते हो, आप कौन सी माचिस यूज करते हो, आप कौन सी अगरबत्ती यूज करते हो, ये मैं कैसे पता लगाऊंगा। तो ये जो स्टेप चल रही है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या? समंको का संकलन। समंको का संकलन मीन्स क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या बोला जाता है? याद रहेगा, इसको बोला जाता है कलेक्शन ऑफ डेटा। समंको का संकलन किया जाता है। समंको का संकलन मीन्स बाजार जाके सूचनाओं को एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब बात यह कि ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से कलेक्ट की जाती है, कलेक्शन ऑफ डेटा जो है वो किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो याद रखना, कलेक्शन ऑफ डेटा में दो तरीके के डेटाज होते हैं। क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा की जब भी मैं बात करता हूं समंको का संकलन, तो दो तरीके के डेटाज होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक जिनको मैं बोलता हूं प्राइमरी डेटा, ये क्या होते हैं? प्राइमरी डेटा। और द्वितीयक समंक जिनको मैं बोलता हूं सेकेंडरी डेटा। क्या बोलता हूं मैं? सेकेंडरी डेटा बोलता हूं। अभी मैं सिर्फ इनके बेसिक मीनिंग पे जा रहा हूं क्योंकि हम इसको भी आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी डेटा क्या होते हैं ध्यान रखना, विच आर कलेक्टेड फर्स्ट टाइम, विच आर कलेक्टेड फर्स्ट टाइम। जो पहली बार समंकों का एकत्रीकरण किया जा रहा है वो सारे डेटा होते हैं प्राइमरी डेटा। और द्वितीय समंक जो होते हैं सेकेंडरी डेटा, ये हमेशा क्या होते हैं? ये होते हैं प्रीवियसली कलेक्टेड। ये क्या होते हैं ध्यान रखना, ये होते हैं प्रीवियसली कलेक्टेड, मतलब इनको किसी और ने कलेक्ट किया है, पहले ही कलेक्ट कर चुके हैं, प्रीवियसली कलेक्टेड। जैसे मुझको मार्केट में रिसर्च करनी है 400 दुकानों पे और 40,000 कंज्यूमर पे। क्या रिसर्च करनी है कि वो कौन कौन सी चाय बेचते हैं, कौन कौन सी अगरबत्ती बेचते हैं, कौन कौन सी माचिस बेचते हैं। अगर मुझको उनके ऊपर ये रिसर्च करनी है, अगर मैं खुद जा रहा हूँ और पहली बार मार्केट में जाके रिसर्च कर रहा हूँ, तो वो जो सूचनाएं या डेटा मुझको मिलेंगे वो सारे होंगे प्राइमरी डेटा, प्राथमिक समंक। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं गूगल पे सर्च करूँ, ठीक है, या मैं किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में पढ़ लूं, तो वो कौन से होते हैं? वो जाते हैं सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक समंक। तो हमेशा रखना, सबसे पहले जब भी सांख्यिकी की प्रक्रिया शुरू होती है, स्टेज शुरू होती है, तो स्टेज में फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संकलन। क्लियर? समंकों के संकलन को हम जब आगे पढ़ेंगे पर्टिकुलर टॉपिक को, तो मैं और डीप में बताऊंगा कि ये प्राथमिक समंक कैसे एकत्रित होते हैं, द्वितीयक समंक सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। फिलहाल तो हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? सांख्यिकी एक वचन के रूप में। तो सांख्यिकी जब भी एक वचन के रूप में पढ़ी जाती है तो सांख्यिकी को प्रक्रिया के रूप में और विधियों के रूप में पढ़ा जाता है। तो जो प्रक्रिया है सांख्यिकी, वो कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है समंकों का संकलन से, मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा से। दो तरीके के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक कौन से होते हैं? विच आर कलेक्टेड फर्स्ट टाइम, जो पहली बार एकत्रित किए जाते हैं। द्वितीयक समंक कौन से होते हैं? विच आर प्रीवियसली कलेक्टेड बाय एनीवन एल्स, जिसको किसी और ने कलेक्ट किया है।
तो सबसे पहले तो मेरे पास क्या हो गए, मैं बाजार गया और मैं डेटा कलेक्ट करके ले आया। मतलब मैं 400 दुकानों पे गया, मैं 40,000 कंज्यूमर्स के पास गया और मैंने उनसे पूछ लिया आप कौन सी चाय पीते हो, कौन सी अगरबत्ती यूज करते हो। मैं उनसे पूछ के मैं क्या किया, सारी डिटेल लेके आ गया। मीन्स मैंने कलेक्शन ऑफ डेटा तो कर लिया। अब सुनना, कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद उसके बाद मेरे को करना है समंकों का वर्गीकरण। समंकों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्या करना है मुझको, मुझको करना है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा समझ में आ गया कि कैसे क्या करना होगा। मैं 400 दुकानों पे गया हूं, मान लो मैंने 400 दुकानों से पूछ पूछ के डेटा कलेक्ट किए हैं और उनको एक रजिस्टर में या फॉर्म में लिख दिए हैं। तो मेरे पास इतने सारे डेटा है। अब मुझको उन डेटा को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड तो करना पड़ेगा, क्लासिफाइड तो करना पड़ेगा। क्लासिफाइड कैसे कर सकता हूँ, जैसे मैं उदयपुर में अलग अलग कॉलोनीज के हिसाब से उनको क्लासिफाइड कर दूं। ठीक है, हो सकता है मैं उनके सेल्स या टर्नओवर के हिसाब से क्लासिफाई कर दूं कि वो दुकानें जो 10,000 से ज्यादा का माल बेचती हैं और 1 लाख से कम का माल बेचती हैं, वो दुकानें जो 1 लाख से 10 लाख तक का माल बेचती है, वो दुकानें जो मोर देन 10 लाख 10 लाख से ज्यादा का माल बेचती हैं। तो ये मैंने क्या किया, मैं 400 दुकानों पे गया और मैंने उन दुकानों को इस तरीके से क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। वही मान लो मैं ग्राहकों के पास गया, कस्टमर्स के पास, और मैंने पूछा कि भाई चाय कौन कौन सी पीते हो, तो मैं कैसे क्लासिफाई करूंगा इनको, मैं इनको क्लासिफाई कर सकता हूँ कौन कौन से रेगुलर चाय पीते हैं, ठीक है, और बहुत हेवी टी ड्रिंकर है, कौन कौन से लाइट टी ड्रिंकर है जो कभी कभी चाय पीते हैं, कौन कौन से बहुत कम नॉन टी ड्रिंकर हैं लेकिन चाय क्यों रख रखी है घर में, अगर कोई मेहमान आता है तो मेहमान को तो चाय पिलानी पड़ती है, घर में कोई नहीं पीता हो तो ये तो नहीं बोल सकते हम नहीं पीते हैं तो हम ही नहीं पिलाएंगे, चाय तो पिलानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, कंज्यूमर्स को भी क्लासिफाइड कर दिया, मैंने क्या किया, शॉपकीपर्स को भी क्लासिफाइड कर दिया, मीन्स उनका वर्गीकरण किया। क्लियर, जब भी हम वर्गीकरण को पढ़ते हैं तो वर्गीकरण में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सीरीज पढ़ते हैं। ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। किसको पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सीरीज को। 3 तरीके की सीरीज होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। कौन कौन सी होती है बताओ, पहली होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड कौन सी होती है, कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। अब ये भी क्या है, ये जब हम समंकों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को पढ़ेंगे, तो मैं आपको इन सीरीज के बारे में भी अच्छे से बताऊंगा, इनके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एज ए प्रोसेस, तो प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप क्या है, सर याद हो गया, कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संकलन। कलेक्शन ऑफ डेटा में 2 तरीके के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक जो पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, द्वितीयक समंक जो पहले कोई और एकत्रित कर चुका है। विच आर फर्स्ट टाइम कलेक्टेड, प्राइमरी डेटा, विच आर प्रीवियसली कलेक्टेड बाय एनीवन एल्स, सेकेंडरी डेटा। डेटा कलेक्ट हो गए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, समंकों का वर्गीकरण करते हैं। समंकों का वर्गीकरण में हम क्या करते हैं, अलग अलग सीरीज में डेटा को डिवाइड करते हैं। जो सीरीज है वो कौन कौन सी होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी या सतत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो हमने क्या किया, डेटा को क्लासिफाइड भी कर दिया, अलग अलग श्रेणियों में डेटा को विभाजित कर दिया। जब हमने डेटा को क्या कर दिया, श्रेणियों में बांट दिया, तो फिर आता है समंकों का प्रस्तुतिकरण। अब मुझको क्या करना है, अब मुझको करना है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या करना है, अब मुझको करना है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मींस मुझको डेटा को क्या करना है, प्रेजेंट करना है, समंकों का प्रस्तुतिकरण करना है। अब सुनना, डेटा को जब भी प्रेजेंट किया जाता है, वही एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास 400 दुकानों का डेटा है, मैंने डेटा को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड भी कर दिया। कैसे क्लासिफाइड किया, मैंने क्लासिफाइड किया कि भाई 10,000 तक से 1 लाख तक किसका टर्नओवर है, 1 लाख से 10 लाख तक किसका टर्नओवर है, 10 लाख से ज्यादा किसका टर्नओवर है, तो क्लासिफाइड किया। अब क्लासिफाइड करने के बाद मुझको डेटा को प्रेजेंट करना है। अब देखो, जब भी हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं
समंकों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो प्रस्तुतिकरण दो तरीके से होता है, एक तो होता है सारणियन के रूप में, एक होता है किसके, आरेख प्रस्तुतिकरण। सारणियन मतलब क्या होता है, सारणियन मतलब होता है सिंपल सी चीज, टेबुलेशन, जो अपने कोर्स का पार्ट है, टेबुलेशन। और आरेख प्रस्तुतिकरण मतलब क्या होता है, डायग्राम, क्या होता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन या डायग्राम्स बोल सकते हो। तो डेटा को प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, तो टेबल में प्रेजेंट करो और एक क्या करो, डायग्राम्स में प्रेजेंट करो। भाई सिंपल चीज है, मान लो तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट आया, वो रिजल्ट में तुमको मैं एक पैराग्राफ में लिख के दे दूं कि आपका नाम ये है, आपके पिताजी का नाम ये है, आपकी माताजी का नाम ये है, ठीक है, आप इस क्लास, आपने ये कक्षा उत्तीर्ण की है और आपके हिंदी में इतने नंबर आए, इंग्लिश में इतने नंबर आए, साइंस में इतने नंबर आए, और नीचे साइन कर दूं और छाप लगा के और दे दूं, क्या वो रिजल्ट अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा कब लगेगा? व्हेन वी रिप्रेजेंट रिजल्ट इन अ सिस्टमेटिक टेबल, जब हम उसको क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिक टेबल में रिजल्ट को प्रेजेंट करेंगे। कैसे प्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आए, यहाँ पे मैं लिखूंगा मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, परसेंट या ग्रेड लिख दूंगा। इस तरीके से टोटल नीचे रिजल्ट बनाऊंगा, यहाँ मैं लिखूंगा पास हुए या फेल हुए, तो आपको पास या फेल का भी रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ये मैंने क्या किया, टेबुलेशन किया। तो हम लोग सारणियन को भी अच्छे से पढ़ते हैं कि एक टेबल किस तरीके से फॉर्म की जाती है। जब भी आपको चीजें एज अ टेक्स्ट दे दी जाती हैं पैराग्राफ में, तो उनको टेबल में कैसे दिया जाता है। अब सारणियन क्यों करते हैं ये भी सोचो, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सारणियन क्यों करते हैं। 400 दुकानदारों के डेटा को समझना और पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने उनको एक टेबल में अरेंज कर दिया तो मुझको सिर्फ उस टेबल को ही समझना है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। इसलिए सांख्यिकी में सबसे पहले तो क्या होता है, समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है समंकों के संकलन के बाद सेकंड नंबर पे क्या होता है बताओ, समंकों का वर्गीकरण, ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और समंकों के वर्गीकरण के बाद क्या होता है, समंकों का प्रस्तुतिकरण होता है, मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो समंकों का प्रस्तुतिकरण है वो दो तरीके से होता है, या तो सारणियन होता है टेबुलर फॉर्म में, और या होता है आरेख प्रस्तुतिकरण या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है। डायग्राम कितने तरीके के होते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। एक तो होता है बार आरेख, आरेख मतलब डायग्राम होता है, ध्यान रखना। एक तो होता है कौन सा, बार डायग्राम। रेखा आरेख, जिसको क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ बोला जाता है, लाइन ग्राफ। वृत्त आरेख क्या होता है बताओ जल्दी, पाई चार्ट, पाई चार्ट भी हम लोग बनाएंगे और समझेंगे। आवृत्ति आरेख कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम होते हैं, ये कौन से होते हैं, फ्रीक्वेंसी डायग्राम। याद रहेगा, फ्रीक्वेंसी डायग्राम दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आयात चित्र, एक होता है बहुभुज। बताओ आयात चित्र और बहुभुज क्या होता है, इसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है हिस्टोग्राम, इसको बोला जाता है पॉलीगन, ठीक है, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ऑजिव, ये आपने पढ़े होंगे। तो ये सब क्या होते हैं, आवृत्ति आरेख होते हैं, फ्रीक्वेंसी डायग्राम होते हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, समंकों का प्रस्तुतिकरण क्यों किया जाता है, क्योंकि डेटा को डायग्राम में समझना इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर डेटा को यूं लिख देता हूं कि भाई सबसे ज्यादा चाय कौन सी बिकती है, तो सबसे ज्यादा चाय बिकती है बाघ बकरी 500 केजी। उसके बाद कौन सी चाय बिकती है, उसके बाद एक मिलाप चाय आती है मार्केट में, वो बिकती है 200 केजी, ठीक है। टाटा टी आती है, टाटा टी बिकती है मान लो कितनी, 150 केजी। और एक लूज टी भी आती है, खुली चाय भी बाजार में बिकती है, ये जो लूज टी है ये बिकती है मान लो 800 केजी। अब मैंने इस तरीके से टेबल में चीजों को लिख दिया, और एक मैं यूं भी कर सकता हूं कि इन चीजों को प्रेजेंट करने के लिए मैं एक डायग्राम का यूज कर रहा हूं, सुनना इस तरीके से। ये मैंने क्या कर दिया, डायग्राम बना दिया। मान लो ये डायग्राम किसका है, ये लूज टी का है, खुली चाय का। ये डायग्राम है बाघ बकरी का है, ठीक है। ये कौन सी है, ये आपकी टाटा टी है। ये कौन सी है, मिलाप चाय। तो डायग्राम में चीजों को समझना इजी होता है या टेबल में समझना इजी होता है,
सिंपल चीज है। किसमें सर? डायग्राम ज्यादा आसानी से देख के समझ में आ जाता है भाई, जो ज्यादा है, जिसका बार सबसे ऊंचा है वो सबसे ज्यादा, जिसका बार सबसे छोटा है वो सबसे कम दिख रही है मार्केट में। क्लियर? तो इसलिए हम क्या करते हैं? समंको का प्रस्तुतिकरण करते हैं। सबसे पहले समंको का संकलन करते हैं, संकलन करने के बाद हम समंको का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग समंको का प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें हम क्या करते हैं? टेबुलेशन करते हैं और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी करते हैं। टेबुलेशन में हम लोग कितने तरीके की सारणियां होती है, जब टेबुलेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कितने तरीके की सारणियां बनाई जाती है, टेबल किस तरीके से फॉर्म होती है, कंटेंट ऑफ टेबल, टेबल में कौन कौन सी चीजें होती है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। डायग्राम्स में कितने तरीके के डायग्राम्स होते हैं और वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये हम लोग सीखेंगे, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोसेस पढ़ रहे हैं, प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ साथ आपको प्रक्रिया याद हो जानी चाहिए। जब हमने समंको का प्रस्तुतिकरण कर दिया तो प्रस्तुतिकरण के बाद हम लोगों को करना होता है समंको का विश्लेषण। समंको का विश्लेषण मतलब एनालिसिस ऑफ डेटा। क्या करना होता है हमको? एनालिसिस ऑफ डेटा करना होता है। मींस मेरे पास 400 दुकानों का और मेरे पास 40,000 कंज्यूमर्स का डेटा है, जिसको मैंने टेबल में और डायग्राम्स में अरेंज कर दिया। सबसे पहले मैंने उनको कलेक्ट किया, समंको का संकलन किया, फिर मैंने उनका वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन, और मैंने उनको टेबल और डायग्राम्स में जमा दिया। अब मैं उनका क्या करूं? तो उन डेटास को मुझको एनालिसिस करना है। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये मेथड्स ऑफ एनालिसिस होते हैं। ध्यान रखना, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा। मींस जो विधियां होती है, ये विधियां किसकी है? ये विधियां है अपने समंको के विश्लेषण की विधियां है। याद रखना कौन कौन सी? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। बताओ क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होता है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, TENDENCY, टेंडेंसी होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? माध्य, मध्यिका और बहुलक। क्या होते हैं बताओ? ये होता है मीन, जिसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, मीन। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? मीन को एक्स बार से। फिर मीडियन किससे डिनोट करते हैं बताओ? एम से। और मोड, मोड को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। बताओ ये मीन, मीडियन, मोड क्या है? ये सारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी होती है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी किसका पार्ट है? समंको के विश्लेषण का पार्ट है, एनालिसिस ऑफ डेटा का एक मेथड है। और मीन, मीडियन, मोड हम अच्छे से समझेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, इनके फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और क्या होता है? अपकिरण के माप होता है, परिघात होता है। अपकिरण के माप को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन, इसको बोला जाता है डिस्पर्जन। परिघात को क्या बोला जाता है? मूवमेंट। बोला मैंने आपको, क्या बोला कि हिंदी से बेटर क्या होती है? इंग्लिश में समझना होता है। परिघात याद रखो, उससे अच्छा आपने मूवमेंट्स याद रख लेना। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं, जिनको भी हम अच्छे से पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं? इन मेथड्स को हम पढ़ते हैं, मेथड्स को हम पढ़ते हैं समंको के विश्लेषण में। याद रह रही है स्टेप? किस स्टेप में क्या क्या है ये भी आपको याद रखना है। अभी मैं बता रहा हूँ, ये सब स्टेट्स के मीनिंग के अंदर आता है। व्हेन वी स्टडी एज अ सिंगुलर सेंस, जब हम सांख्यिकी को एक वचन के रूप में पढ़ते हैं तो हम सांख्यिकी में क्या पढ़ते हैं? प्रोसेस पढ़ते हैं। प्रोसेस में कलेक्शन ऑफ डेटा, समंको का संकलन, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, समंको का वर्गीकरण, जिसमें हम पढ़ते हैं सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। याद रखना कौन कौन सी? व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। जब हम क्लासिफाइड कर लेते हैं तो हम पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, समंको का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम टेबुलेशन पढ़ते हैं, सारणियन, और हम पढ़ते हैं आरेख प्रस्तुतिकरण या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। जब हम उनको डायग्राम में प्रेजेंट कर लेते हैं तो हम उनको क्या करते हैं? टेबल बनाते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, तो हम उनका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस के अंदर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करते हैं, मीन, मीडियन, मोड को, अपकिरण को पढ़ते हैं, परिघात को पढ़ते हैं, मीन डिस्पर्जन और मूवमेंट्स को पढ़ते हैं। और क्या करते हैं? लास्ट में होता है समंको का निर्वचन।
जो हमारे कोर्स का पार्ट तो नहीं है लेकिन प्रोसेस का पार्ट है, तो आपको याद रखना चाहिए। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। क्या बोला जाता है? याद रखना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा क्या कहलाता है? ये कहलाता है समंको का निर्वचन। इसमें क्या हुआ, जब आपने डेटा को एनालिसिस कर लिया, जब आपने समंको का विश्लेषण कर लिया, तो विश्लेषण करने के बाद आप कंक्लूजन देते हो। कंक्लूजन क्या है कि अगर सेल्स कम हुई तो क्यों हुई, अगर सेल्स बढ़ी तो क्यों बढ़ी, इस तरीके के जो कंक्लूजन हैं वो दिए जाते हैं किसके अंदर? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के अंदर दिए जाते हैं। तो वो लास्ट स्टेप होती है समंको का निर्वचन। याद रहेगा। तो जब भी हम स्टेटिस्टिक्स को एज अ सिंगुलर सेंस पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं किसको? प्रोसेस ऑफ स्टेटिस्टिक्स को पढ़ते हैं, सांख्यिकी की प्रक्रिया को। प्रक्रिया में क्या क्या आता है? याद रखना, 5 स्टेप्स होती है। कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। याद रहेगा, समंको का संकलन, समंको का वर्गीकरण, समंको का प्रस्तुतिकरण, समंको का विश्लेषण और समंको का निर्वचन। निर्वचन मीन्स इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर हम कंक्लूजन निकालते हैं। क्या करते हैं? ये बताएंगे कि हमने जो रिसर्च करी उससे क्या रिजल्ट निकला, निष्कर्ष क्या है, वो समंको के निर्वचन के अंदर आता है। तो ये तो हमने पढ़ा सांख्यिकी का मीनिंग। अब आती है लास्ट सांख्यिकी की सीमाएं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स। लिमिटेशंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी की सीमाएं क्या होती हैं? ठीक है, अगर आप बहुत लंबा लेक्चर सुन रहे हैं और आप अच्छे से कंसंट्रेशन से बैठे हुए हैं, तो एक तो मैं ये मानूंगा कि आप लोगों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है। अगर आप ये पूरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं और अभी तक आपने ब्रेक नहीं लिया है, तो मैं ये मानूंगा कि आप लोगों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। और अगर आपने ब्रेक नहीं लिया है, तो मैं ये भी मानूंगा कि मेरी भी टीचिंग बहुत अच्छी है, जो आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने ब्रेक लिया है तो कोई बात नहीं, बनता है ब्रेक। मैं भी बीच में क्या करता हूँ, कभी कभी ब्रेक लेता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, चीजें समझ में आनी चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रेक लेते हैं तो याद रखना 5 मिनट के बाद वापस भी आना होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक ले लिया तो आप वीडियो आधा देखा और आधा अगले दिन देखेंगे, आधा लेक्चर अगले दिन सुनेंगे, ऐसा नहीं होता है। पढ़ना तो कंसंट्रेशन से पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। क्या क्या पढ़ा हमने, बताओ स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैंने आपको बताया सांख्यिकी, इमरजेंस ऑफ द वर्ड स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने सांख्यिकी के अर्थ को पढ़ा। व्हेन वी रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन नंबर, संख्याओं में व्यक्त कर दो तो सांख्यिकी। सांख्यिकी के 2 अर्थ निकलते हैं, 2 तरीके से पढ़ा जाता है, स्टेट एज अ सिंगुलर सेंस, स्टेट एज अ प्लूरल सेंस। सांख्यिकी बहुवचन के रूप में भी पढ़ते हैं, सांख्यिकी एक वचन के रूप में भी पढ़ते हैं। याद रखना, बहुवचन प्लूरल सेंस, एक वचन सिंगुलर सेंस। बहुवचन के रूप में पढ़ते हैं तो हम स्टेट्स को मानते हैं एज अ डेटा, सांख्यिकी को समंको के रूप में व्यक्त किया जाता है। और एक वचन के रूप में पढ़ते हैं तो सांख्यिकी को प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया जाता है। वी रिप्रेजेंट स्टेट्स एज अ प्रोसेस। समंको के रूप में पढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा? सांख्यिकी में समंको के बारे में जाना और समंको की विशेषताओं को पढ़ा कि समंको की और सांख्यिकी की क्या विशेषताएं होती है। कि भाई एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना जरूरी है, एक सिंगल नंबर नहीं होता है, रिलेशन होना जरूरी है, बहुत सारे कारण होते हैं जो आप लोग वापस रिवाइज करना और देखना। जब हम पढ़ते हैं सांख्यिकी को एज अ सिंगुलर सेंस, एक वचन के रूप में, तो हम प्रोसेस पढ़ते हैं, सांख्यिकी की प्रक्रिया को पढ़ते हैं। क्लियर? तो हमने सारी चीजें पढ़ी। अब मैं आ रहा हूँ लास्ट में सांख्यिकी की सीमाओं पे। क्या क्या कमियां होती है? देखो, पहला, समूहों का अध्ययन, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। क्लियर? पहली चीज तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट ओनली, एक कमी है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट ओनली। भाई ये क्या बात हुई? एक सिंगल नंबर भी तो स्टेटिस्टिक्स होती है एक सिंगल नंबर भी स्टेटिस्टिक्स, लेकिन ये कहता है कि नहीं होती। मैं बोल रहा हूँ कि एक स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो वो भी एक संख्या है, लेकिन ये कहा कि नहीं, इससे व्यक्त मत करो, आप तो व्यक्त करो साइंस में कितने, कॉमर्स में कितने, आर्ट्स में इतने। ये क्या बात हुई? तो ये सांख्यिकी की एक क्या है, कमी भी है, ये स्टेटिस्टिक्स की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? याद रखना, समूहों का अध्ययन, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। दूसरा, केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, मीन्स ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट, ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स। सिर्फ क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं, ये भी गड़बड़ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि राम इज टॉलर देन श्याम, राम श्याम से लंबा है, तो सांख्यिकी कहेगी कि नहीं ये कोई स्टेटिस्टिक्स या सांख्यिकी नहीं होती है। क्यों? आपने नंबर्स की तो बात करी नहीं। मीन्स इट डज नॉट इंक्लूड क्वालिटेटिव डेटा, इट ओनली इंक्लूड क्वांटिटेटिव डेटा। इसमें सिर्फ संख्याएं आती है, मात्रात्मक चीजें आती है, गुणात्मक चीजों को नहीं लिया जाता, गुणात्मक तथ्यों को नहीं लिया जाता। याद रहेगा, इस डिफरेंट लैंग्वेज में ध्यान रखना क्या चीज आती है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स आते हैं, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव फैक्ट नहीं आते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स तो आते हैं और क्वालिटेटिव फैक्ट नहीं आते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं मात्रात्मक फैक्ट, इसको बोलते हैं गुणात्मक। तो मात्रात्मक तथ्य आते हैं लेकिन गुणात्मक तथ्य नहीं आते हैं, तो ये भी सांख्यिकी की एक कमी है। थर्ड लिखा, नियम व परिणाम केवल औसतन ही सत्य। ये कह रहा है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट या एवरेज का होना जरूरी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एवरेज हमेशा सही होते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि एवरेज एज है, मान लो एक कोई कॉलोनी है या एक सिटी है, उसकी एवरेज एज है 60 ईयर्स, या इंडिया की मान लो कि भारत की औसत आयु कितनी है, तो 60 वर्ष है, 60 ईयर्स है एवरेज एज। तो क्या ये डेटा करेक्ट है? भाई कोई ऐसा भी होगा जो 1 साल 2 साल 5 साल में किसी की डेथ हो जाती है, कोई ऐसा होता है जो 90 100 110 सालों तक भी जिंदा रहता है। एवरेज हम बोल रहे हैं कि एवरेज एज कितनी है, 60 ईयर्स, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये डेटा क्या हो, एकदम एक्यूरेट हो। तो वो होता है नियम व परिणाम केवल औसतन ही सही, कोई जरूरी नहीं होता। तो ये भी सांख्यिकी की एक क्या है, कमी है। फिर निष्कर्ष भ्रमात्मक हो सकते हैं। मीन्स ये क्या कह रहा है, कंक्लूजन कैन बी इल्यूसिव। याद रखना, निष्कर्ष भ्रमात्मक हो सकते हैं, मीन्स कंक्लूजन कैन बी इल्यूसिव। अगर आपने रिसर्च करी और उसका कंक्लूजन आया, तो कंक्लूजन क्या हो सकते हैं, कंक्लूजन कैन बी इल्यूसिव भी हो सकते हैं। बताओ कैसे इल्यूसिव हुए, बताऊं आपको एग्जाम्पल देके, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आपको मैं क्या कर रहा हूं, सुनना बहुत ध्यान से। आपको मैंने मान लो 2 ऑप्शन दिए, मैंने आपको बोला कि आपको इन्वेस्ट करना है, मेरे पास 2 कंपनी है, एक तो कंपनी है मेरी शूज की, एक कंपनी है मेरी स्टेशनरी की। क्लियर? मैंने आपको बोला इन्वेस्ट करना है, या तो आप शूज में पैसा लगाओ या आप स्टेशनरी में पैसा लगाओ। आपने कहा ठीक है सर, प्रॉफिट कितना है, तो मैंने कहा इसका भी एवरेज प्रॉफिट 2000 पर मंथ है, इसका भी एवरेज प्रॉफिट 2000 पर मंथ है। क्या चीज, दोनों का जो एवरेज प्रॉफिट है, औसत लाभ, दोनों का एक ही है, 2000। इसमें भी 2000 रुपए हर महीने में कमाता हूँ, इसमें भी 2000 रुपए महीने एवरेज कमाता हूँ, दोनों का एवरेज मैंने बता दिया। अब आप किसमें पैसा लगाओगे, आप बोलोगे सर किसी में भी तो लगा देंगे, क्या है, शूज में लगाओ, स्टेशनरी में लगाओ। लेकिन अगर मैं रियलिटी में जाऊँ ना, सुनना, 2020, 21, 22 इसका जो प्रॉफिट है शूज का, वो है 3000, 2000, 1000। इसका जो प्रॉफिट है वो क्या है, 1000, 2000, 3000। आया कुछ समझ में? क्या इसका भी एवरेज 2000 ही आता है, 3 + 2 + 1 कितने होते हैं, 6, 6 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज 2000 आया। इसका भी एवरेज 1 + 2 + 3, 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया, 2000। एवरेज तो निकालना आता है, एवरेज के साथ है 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3, नंबर टोटल डिवाइडेड बाई नंबर्स कितने होता है, इसको तो कितने हुए, 6/3 बराबर 2। तो इसका भी एवरेज 2000, इसका भी एवरेज 2000। तो आप तो किसी में भी पैसा लगा दोगे, लेकिन रियलिटी में इसका प्रॉफिट तो कम हो रहा है और इसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आया समझ में? तो ये चीज क्या है, ये एग्जाम्पल है, निष्कर्ष भ्रमात्मक हो सकते हैं, कंक्लूजन कैन बी इल्यूसिव। और समंकों का एक रूपता या सजातीय होना आवश्यक, ये भी मैंने आपको बताया। डेटा शुड बी म्यूचुअली रिलेटेड, जरूरी थोड़ी है कि डेटा हमेशा म्यूचुअली रिलेटेड हो सकता है डेटा कभी म्यूचुअली रिलेटेड नहीं हो, तो भी वो है तो डेटा ही। जैसे मैंने आपको बोला प्राइस, क्वांटिटी, वो भी एक तरीके का डेटा है। एक और चीज बताऊं, फॉर एग्जाम्पल हाइट, ठीक है, हाइट और वेट, बताओ क्या दोनों का कनेक्शन होता है, हाइट और वेट का? अब लोग सर हाइट और वेट का कनेक्शन होता है, हाइट और वेट क्या होता है, बीए मास इंडेक्स जो निकलता है आपका, बॉडी मास इंडेक्स, उसमें देखा जाता है हाइट और वेट।
कि आपकी जितनी हाइट है उस हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए। वजन ज्यादा है तो दौड़ लगाओ, वजन कम है तो भी क्या करो, दौड़ लगाओ। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा तो अपने आप वजन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है, ये सब ध्यान रखना। समांकों का एक रूप होना जरूरी है ऐसा स्टेट्स कहती है, लेकिन ये स्टेट्स की एक सीमा है, कमी भी है, लिमिटेशन। जरूरी नहीं है, डेटाज अलग अलग हो सकता है। फिर उचित प्रयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा, ये तो सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं है भाई। स्टेट्स का यूज कौन कर सकता है, जो स्पेशलाइज्ड है उस फील्ड का। तो इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय स्पेशलाइज्ड पर्सन। नोट कर लिया, स्टेटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय स्पेशलाइज्ड पर्सन। हमेशा स्टेट्स का यूज कौन कर सकता है, जो स्पेशलाइज्ड है, उस चीज का विशेषज्ञ है। बाकी इतने मीडियन मोड में सारे डेटा लगाने सबका काम नहीं है। लास्ट क्या लिखा मैंने, केवल साधन प्रस्तुत करती है, समाधान नहीं। मीन्स ये आपको डेटा तो प्रोवाइड कर देगी, डेटा या फिर सोर्स, ध्यान रखना। स्टेट्स आपको क्या करेगी, डेटा या सोर्स प्रोवाइड करेगी, बट नॉट दी सॉल्यूशन। ये आपको समाधान प्रोवाइड नहीं करेगी। इट ओनली प्रोवाइड सोर्स बट नॉट सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रिसर्च करी किसकी, चाय की, अगरबत्ती की, बाजार में गया, रिसर्च करी, डेटा कलेक्ट किए, क्लासिफिकेशन किया, प्रेजेंट किया, कंक्लूजन भी दे दिया। कंक्लूजन में मैंने दे दिया कि हाँ आपकी ये क्या कर रही है, कम जा रही है। लेकिन क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन तो हमको बैठ के निकालना पड़ेगा। डेटा आ गए, रिसर्च आ गई, ये पता चल गया कि सेल्स क्या हो रही है, डाउन जा रही है। अब वो क्यों जा रही है उसके ऊपर तो वर्क आपको करना ही पड़ेगा। तो ये चीज क्या है, स्टेट हमेशा क्या करती है, सोर्स प्रोवाइड करती है लेकिन सॉल्यूशन नहीं देती है, केवल साधन प्रस्तुत करती है, समाधान नहीं देती। तो ये चीज क्या होती है, ये चीज होती है स्टेटिस्टिक्स। क्लियर। तो आज हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक बेसिक चीजें हमने पढ़ा। क्या चीज बताओ, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी का परिचय हमने समझा कि सांख्यिकी क्या होती है। सांख्यिकी, व्हेन वी रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन नंबर्स, जब हम चीजों को संख्याओं में व्यक्त करते हैं तो वो क्या हो जाती है, सांख्यिकी हो जाती है। ठीक है, सांख्यिकी को दो तरीके से पढ़ा जाता है, इन सिंगुलर सेंस, इन प्लूरल सेंस। ठीक है, किसमें, एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में। इतनी बार बोल रहा हूँ, आई होप आपको याद हो गया होगा और चीजें समझ में आ गई होगी। एक बार फटाफट क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कितनी चीजें हैं और कैसे कैसे अपन ने इनको पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। याद रखना, अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा, रोमन भाषा, किसमें स्टेट्स का कौन सा वर्ड है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया, तो जर्मनी में 1749 में इनके द्वारा किया गया, गॉडफ्राइड एकेनवाल के द्वारा किया गया। सांख्यिकी का अर्थ दो तरीके से पढ़ते हैं, बहुवचन और एक वचन, एज अ प्लूरल सेंस और एज अ सिंगुलर सेंस पढ़ते हैं। प्लूरल सेंस में एज अ डेटा पढ़ते हैं और सिंगुलर सेंस में क्या पढ़ते हैं, एज अ प्रोसेस और मेथड, मीन्स प्रक्रिया या विधियों के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं फटाफट। फिर बहुवचन के रूप में हमने पढ़ा सांख्यिकी को। बहुवचन के रूप में पढ़ने के बाद हमने सांख्यिकी की विशेषताएं पढ़ी, सांख्यिकी या समंक क्या क्या होती हैं। क्लियर। फिर हमने क्या पढ़ा, एक वचन के रूप में तो हमने प्रोसेस पढ़ा। पहला है समंकों का संकलन, ये याद रखना, ये जो है ना ये सब प्रोसेस है। और आपको समझाने के लिए अच्छे से कर देता हूं, पता चले, ये सब स्टेप्स लिख लेना। समंकों का संकलन, कलर चेंज करके लिख देते हैं और अच्छे से याद होगा आपको। याद रखना, फर्स्ट स्टेप है कौन सी, फर्स्ट स्टेप है समंकों का संकलन। सेकेंड कौन सी है, समंकों का वर्गीकरण, याद रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। थर्ड कौन सी है, समंकों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देन फोर्थ क्या है, समंकों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा। और लास्ट जो है वो क्या है, सांख्यिक समंकों का विश्लेषण के बाद लास्ट तो ये रहा, लास्ट क्या है, समंकों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो इस तरीके से भी सांख्यिकी को, स्टेट्स को पढ़ा जाता है। तो लास्ट में हमने पढ़ा क्या, लिमिटेशंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रोसेस से, कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संकलन, टेबुलेशन, सारणियन, सारी चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दी बेस्ट।